कभी ऐसा होता है कि आप जानते सब कुछ है, करने की इच्छा भी है, शायद प्लान भी तैयार है, फिर भी करने का मन नहीं करता। जैसे कोई एक अदृश्य दीवार हो जो आपको एक्शन लेने से रोक रही हो। और ये एहसास ये बहुत आम है। हम अक्सर ऐसे अपनी कमी मान लेते हैं कि शायद हम में ही कोई दिक्कत है या हम आलसी हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आज हम जिस सोर्स पर बात कर रहे हैं वो एक बिल्कुल अलग नजरिया देता है। वो कहता है कि समस्या आपकी काबिलियत में नहीं है, बल्कि आपके मोटिवेशन सिस्टम में है। मोटिवेशन सिस्टम। हाँ, मतलब मोटिवेशन कोई जादुई चीज नहीं है जो किसी दिन यूं ही मिल जाएगी। इसे बनाया जाता है एक स्किल की तरह, जिसे सीखा जा सकता है, मजबूत किया जा सकता है। बिल्कुल। और आज की हमारी ये जो गहरी पड़ताल है, ये स्टीव चैंडलर की किताब 100 वेज टू मोटिवेट योरसेल्फ पर आधारित है। और हमारा मकसद यही है कि मोटिवेशन को किसी रहस्य की तरह नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक कला की तरह देखें। ये समझें कि अपने अंदर की आग को रोज जलाएं कैसे रखें, खासकर तब जब बाहर की हवा उसे बुझाने में लगी हो। और किताब की नींव एक बहुत ही शक्तिशाली विचार पर है। वो ये कि हमारा कोई फिक्स्ड पर्सनालिटी नहीं होता। अच्छा? हाँ, ये एक मिथक है। हम कोई पत्थर की लकीर नहीं है। हम हर पल अपने हर एक्शन से खुद को बना रहे हैं। जैसा कि अरस्तु ने कहा था, हम जो भी करना सीखते हैं उसे करके ही सीखते हैं। मतलब कोई जन्म से बहादुर नहीं होता, बहादुर काम करके बनता है। एग्जैक्टली। और इसी तरह कोई मोटिवेटेड काम करके ही मोटिवेटेड बनता है। ठीक है, तो चलिए इस सिस्टम को बनाना शुरू करते हैं। और शुरुआत करते हैं बुनियाद से, यानी हमारी मानसिकता, हमारे नजरिए से। किताब में कुछ बहुत दिलचस्प तरीके हैं जो सोचने का ढंग ही बदल देते हैं। जरूर। और पहला तरीका थोड़ा अजीब और गहरा लग सकता है। लेखक इसे कहते हैं अपनी मौत के बिस्तर पर पहुंच जाएं। अपनी मौत के बिस्तर पर सुनकर ही थोड़ा अजीब लग रहा है। ये तो डराने वाली बात हुई, इससे मोटिवेशन कैसे मिलेगा? देखिए, ये डर के बारे में नहीं है, ये है स्पष्टता, मतलब क्लैरिटी के बारे में। ये एक मेंटल एक्सरसाइज है। ओके। आपको बस शांति से बैठकर कल्पना करनी है कि आप अपने जीवन के आखिरी पलों में हैं, अपने बिस्तर पर। फिर एक एक करके अपने सबसे प्रिय लोगों को मन में बुलाना है और उनसे वो सब कुछ कहना है जो आप हमेशा से कहना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से कह नहीं पाए। माफी, प्यार, शुक्रिया, जो भी मन में हो। मुझे लगता है ये एक बहुत ही इमोशनल एक्सरसाइज होगी, शायद बहुत से लोग इसे करने से बचेंगे भी। हाँ, आसान नहीं है। लेखक खुद बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार ये किया, उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि कितनी जरूरी बातें हैं जो उन्होंने कभी कही ही नहीं। लेकिन इसका पॉइंट क्या है? इसका नतीजा डर नहीं, क्लैरिटी है। अचानक से वो फालतू की चिंताएं, छोटे मोटे झगड़े, रोज का तनाव, सब बेमानी लगने लगता है। अच्छा। और आपको साफ साफ दिखने लगता है कि जिंदगी में असल में क्या जरूरी है। और फिर सवाल ये उठता है कि उस क्लैरिटी के लिए हम अपनी जिंदगी के आखिरी दिन का इंतजार क्यों करें। ये बात सोचने वाली है। ये एक तरह से जिंदगी का फिल्टर है जो गैर जरूरी चीजों को हटाकर सिर्फ काम की चीजें सामने रख देता है। लेकिन ये तो एक बड़ा लाइफ चेंजिंग पर्सपेक्टिव है। रोजमर्रा की जो छोटी छोटी मुश्किलें हैं जो हमें निराश करती हैं, उनका क्या? सही सवाल है। और यहीं पर दूसरा नजरिया काम आता है, जो शायद सुनने में और भी अजीब लगे। किताब कहती है, अपनी समस्याओं का स्वागत करें। अपनी समस्याओं का स्वागत करें मतलब एन्जॉय ऑल योर प्रॉब्लम्स? सैद्धांतिक रूप से तो ये सुनने में अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में जब कोई बड़ी समस्या आती है तो उसे एन्जॉय करना, ये तो नामुमकिन सा लगता है। बिल्कुल। और एन्जॉय करने का मतलब यहाँ दर्द में खुश होना नहीं है। इसे ऐसे समझिए, जब एक जिम ट्रेनर आपके वजन को बढ़ाता है तो आपको तकलीफ होती है ना, पर आप जानते हैं कि यही तकलीफ आपको मजबूत बना रही है। सही है। समस्याएं भी जिंदगी के जिम का वजन है। किताब का तर्क है कि हर समाधान के साथ एक समस्या जुड़ी होती है। बिना समस्या की कोई ग्रोथ नहीं होती। तो मतलब समस्याओं से नफरत करने के बजाय उन्हें एक पहेली या एक चुनौती की तरह देखना शुरू करें, जिसे हल करके आप मजबूत बनेंगे। ये नजरिया हमें विक्टिम मोड से निकालकर एक प्रॉब्लम सॉल्वर की मानसिकता में ले आता है। समस्याओं को एक अवसर की तरह देखना, ये समझ आता है। लेकिन कई बार समस्या बाहरी नहीं, अंदरूनी होती है। हमारी अपनी कमजोरियां, क्या उनके साथ भी यही नजरिया काम करता है? बिल्कुल। और यहीं पर किताब का अगला तरीका आता है, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाएं। एक्सप्लॉइट योर वीकनेस। वो कैसे? मतलब अगर किसी की कमजोरी है कि वो मान लीजिए बहुत टालम टोल करता है, तो वो उसे अपनी ताकत कैसे बना सकता है? इसका पहला कदम है अपनी कमजोरियों की एक लिस्ट बनाना और उन्हें बिना शर्म के स्वीकार करना।
फिर रचनात्मक तरीके से सोचना कि क्या इनका कोई फायदा उठाया जा सकता है। किताब में पेग लेग बेट्स का एक शानदार उदाहरण है। वो एक मशहूर टैप डांसर थे। एक दुर्घटना में उनका एक पैर चला गया और उन्हें लकड़ी का पैर लगाना पड़ा। अरे, एक डांसर के लिए तो ये करियर खत्म होने जैसी बात है। कोई भी यही सोचेगा, और शायद उन्होंने खुद भी यही सोचा होगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी इसी कमी को, अपने लकड़ी के पैर को, अपने डांस का एक यूनिक स्टाइल बना लिया। अच्छा। हाँ, उनके लकड़ी के पैर की जो अलग सी आवाज थी, वो उनके डांस की पहचान बन गई। वो पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गए। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। वाह, ये तो कमाल का उदाहरण है। और रही बात टालमटोल की, तो शायद कोई अपनी इस आदत को समझकर ऐसे करियर में जाए जहां आखिरी मिनट का दबाव ही बेस्ट परफॉर्मेंस निकलवाता हो, जैसे इवेंट मैनेजमेंट। मतलब अपनी प्रकृति से लड़ने की बजाय उसके साथ काम करना। बिल्कुल ठीक है, तो नजरिया बदलने के बाद अगला कदम है एक्शन। अक्सर हम सही मूड या प्रेरणा का इंतजार करते रहते हैं, और यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। किताब के अनुसार एक्शन प्रेरणा का इंतजार नहीं करता, बल्कि उसे पैदा करता है। हाँ। और इसके लिए पहला तरीका है, काम को आलस के साथ शुरू करें। लाइक योर लेजी डायनामाइट। आलस के साथ? ये तो उल्टा लग रहा है। हाँ, लेकिन ये काम करता है। जब कोई बड़ा काम करने का मन ना हो तो खुद से कहो, ठीक है, मैं इसे बहुत धीरे धीरे और आलस के साथ करूंगा या करूंगी। इससे क्या होगा? इससे शुरू करने की जो चिंता है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि आपने खुद को परफेक्ट होने के दबाव से आजाद कर दिया। और एक बार जब आप गति पकड़ लेते हैं तो ऊर्जा अपने आप आने लगती है। हेनरी फोर्ड भी यही कहते थे कि किसी भी काम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर किया जा सकता है। ये कमाल का है। मतलब परफेक्शन का दबाव हटा दो। इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प तरीका है किताब में। हाँ, और वो है जानबूझकर कुछ बुरा करें। डू समथिंग बैडली। हाँ, ये तो और भी मजेदार है। अक्सर हम कोई काम इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि हमें डर होता है कि हम उसे अच्छे से नहीं कर पाएंगे। लेखिका एन लेमॉट का उदाहरण है, जो अपने छात्रों को शिटी फर्स्ट ड्राफ्ट्स लिखने के लिए कहती हैं। शिटी फर्स्ट ड्राफ्ट्स मतलब पहला ड्राफ्ट जानबूझकर खराब लिखो। बिल्कुल, मकसद बस लिखना है। अच्छा या बुरा ये सोचना ही नहीं है। जब हम किसी काम को बुरा करने की अनुमति खुद को देते हैं तो परफॉर्मेंस का दबाव हट जाता है और काम शुरू हो जाता है। और एक बार काम शुरू हो गया तो उसे बेहतर तो किया ही जा सकता है। एग्जैक्टली। और जब काम पूरे होने लगते हैं तो उससे एक ट्रैक रिकॉर्ड बनता है, जो सिर्फ शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली है। ये अगला पॉइंट है ना, पूरे किए गए कामों का रिकॉर्ड बनाना। हाँ, किताब में एक व्यक्ति का उदाहरण है जो एक सेमिनार में आया और उसकी समस्या थी कि वो कभी कुछ खत्म नहीं कर पाता। उसे सलाह दी गई कि वो एक नोटबुक बनाए जिसका शीर्षक हो वो काम जो मैंने पूरे किए। अच्छा, थिंग्स आई फिनिश्ड। हाँ, उसने छोटे छोटे काम पूरे करके उन्हें लिखना शुरू किया। जैसे झाड़ू लगाना। अगर बीच में फोन भी आ गया तो उसने पहले झाड़ू लगाना पूरा किया और फिर उसे अपनी लिस्ट में लिखा। इससे क्या हुआ? धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा, क्योंकि अब उसके पास सबूत था कि वो एक फिनिशर है। ये झूठे अफर्मेशन से ज्यादा असरदार है, क्योंकि ये एक्शन पर आधारित है। ठीक है, तो हमने सोचने का तरीका बदल लिया, एक्शन लेने के रास्ते भी खोज लिए, लेकिन ये सब बेकार हो सकता है अगर हमारा रोज का माहौल ही हमारी ऊर्जा खींच रहा हो। इस बाहरी और भीतरी शोर से कैसे निपटा जाए? हाँ, और यहीं हम मोटिवेशन सिस्टम के तीसरे और आखिरी हिस्से पर आते हैं, अपने माहौल को खुद बनाना। और इसकी शुरुआत होती है एक विजन से, एक साफ तस्वीर से कि हम बनना क्या चाहते हैं। विजन। किताब कहती है, एक विजन बनाएं और भूखे रहें, स्टे हंग्री। विजन या लक्ष्य की बात तो कई लोग करते हैं, इसमें क्या नया है? नया है इसका उदाहरण किताब में आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का किस्सा है। जब वो इतने मशहूर नहीं हुए थे, एक लंच पर लेखक ने उनसे पूछा कि बॉडी बिल्डिंग से रिटायर होने के बाद वो क्या करेंगे। आर्नल्ड ने बड़े आराम से और पूरे आत्मविश्वास से कहा, मैं हॉलीवुड का नंबर 1 बॉक्स ऑफिस स्टार बनूंगा। उस समय ये बात तो मजाकी लगी होगी। एक ऑस्ट्रियन एक्सेंट वाला बॉडी बिल्डर हॉलीवुड का स्टार, ये सोचना भी मुश्किल था। बिल्कुल, लेखक को भी हैरानी हुई। जब उन्होंने पूछा कि वो ये कैसे करेंगे तो आर्नल्ड ने अपना फॉर्मूला बताया। उन्होंने कहा, आप जिसे बनना चाहते हैं उसकी एक तस्वीर बनाएं और फिर उस तस्वीर में ऐसे जिएं जैसे कि वो पहले से ही सच हो। वाह, मतलब विजन को सिर्फ देखना नहीं है, उसे जीना है। हाँ, ये सुबह उठने की एक ठोस वजह देता है, ये आपको भूखा रखता है। ये सिर्फ एक सपना नहीं, ये एक ब्लूप्रिंट है। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। विजन के अलावा क्या हम अपने रोज के मोटिवेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि वो तो अक्सर मूड के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है।
बिल्कुल कर सकते हैं, और हमें करना भी चाहिए। किताब कहती है अपने बटन खुद दबाएं, पुश ऑल योर ओन बटन्स। इसका क्या मतलब है? ज्यादातर लोग मोटिवेशन के लिए बाहरी चीजों पर निर्भर रहते हैं। कोई तारीफ कर दे, मौसम अच्छा हो, या कोई अच्छा गाना बज जाए। ये एक तरह से अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में देना है ना? सही बात है। लेखक सलाह देते हैं कि उन सभी चीजों की एक लिस्ट बनाएं जो आपको प्रेरित करती हैं। कोई खास गाना, कोई फिल्म का सीन, कोई किताब की लाइन। तो ये हमारा पर्सनल मोटिवेशनल कंट्रोल पैनल बन गया। बिल्कुल। जब भी आप लो फील करें तो किस्मत का इंतजार करने की बजाय अपने कंट्रोल पैनल पर जाएं और अपना बटन खुद दबाएं। अपनी प्लेलिस्ट सुनें, वो फिल्म देखें। ये अपने मोटिवेशन की जिम्मेदारी खुद लेना है। ये तो अपने अंदर का माहौल बनाने की बात हुई, लेकिन बाहरी दुनिया के शोर का क्या? खासकर खबरें जो अक्सर नकारात्मक होती हैं और हमारी सारी मेंटल एनर्जी खींच लेती हैं। पर आज की दुनिया में क्या खबरों से दूर रहना संभव है? ये एक बहुत वाजिब चिंता है, और किताब इसका समाधान भी देती है। तरीका है, खबरों का उपवास करें। गो ऑन अ न्यूज फास्ट। खबरों का उपवास मतलब न्यूज़ देखना सुनना बंद कर दें? हमेशा के लिए नहीं, बल्कि कुछ समय के लिए। जैसे 1 हफ्ते के लिए उनसे पूरी तरह दूरी बनाना। डॉक्टर एंड्रयू वील का विचार है कि ये शरीर और मन दोनों के लिए फायदेमंद है। लेकिन क्यों? क्योंकि न्यूज़ का बिजनेस मॉडल आपको दुनिया की सच्ची तस्वीर दिखाना नहीं है। उनका मकसद है आपकी अटेंशन को पकड़ना, और ऐसा करने का सबसे आसान तरीका है आपको चौंकाना, डराना या दुखी करना। ये बात तो 100% सही है। रोज हजारों फ्लाइट सुरक्षित उतरती है, लेकिन खबर सिर्फ उस एक की बनती है जो क्रैश होती है। बिल्कुल। और ये लगातार नेगेटिविटी का डोज धीरे धीरे हमारी सोच का हिस्सा बन जाता है, हमारा आशावाद खत्म कर देता है। 1 हफ्ते का न्यूज़ फास्ट आपको ये एहसास कराता है कि दुनिया उतनी भी बुरी जगह नहीं है। इससे आपकी ऊर्जा बढ़ती है। तो आज हमने स्टीव चैंडलर की किताब से मोटिवेशन का एक पूरा सिस्टम समझा। ये सिर्फ कुछ टिप्स नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियां हैं। बात चाहे नजरिया बदलने की हो, जैसे अपनी मौत के बारे में सोचना, या फिर आलस के साथ काम शुरू करने जैसे एक्शन लेने की, या फिर खबरों से उपवास रखने की। और इन सब तरीकों का निचोड़ एक ही है। मोटिवेशन कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है जिसे खोजना पड़े। ये बाहर से नहीं आता, ये अंदर से बनाया जाता है। सही है। ये छोटे छोटे सचेत निर्णयों, कामों और आदतों का एक सिस्टम है जिसे कोई भी कभी भी बना सकता है। ये अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर वापस आने जैसा है। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। अरस्तु ने कहा था कि हम काम करके ही कुछ बनते हैं। बहादुर काम करके बहादुर, और न्यायपूर्ण काम करके न्यायपूर्ण। तो क्या मोटिवेटेड महसूस करने के लिए मोटिवेशन का इंतजार करना सही है, या फिर कोई छोटा सा ही सही एक काम करके खुद को एक मोटिवेटेड इंसान बना लेना? ये चुनाव शायद हर पल हमारे हाथ में है।